देश में भगवा दल का राज है और इस भगवा दल ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को उखाड़ फेंका है और पूरे जनमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई। क्योंकि बीजेपी पार्टी उदारता की पार्टी है, ये पार्टी देश की जनता के साथ तो हमेशा ही खड़ी रहती है, लेकिन अपने पड़ोसी देश और कमजोर देशों की भी मदद लगातार करती आ रही है। पीएम मोदी ने हमेशा इंसानियत को आगे रखा है। कांग्रेस के जो नेता पीएम मोदी को मौत का सौदागर कहा करते थे, उन्हें देखना चाहिए कि पीएम मोदी का दिल कितना बड़ा है। दरअसल तुर्की ने भले ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया, जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाई हो, लेकिन अब जब तुर्की पर आज दुख दर्द हैं, तो भारत ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। दरअसल तुर्की में सोमवार को 7.8 तीव्रता से आए भूकंप के कारण वहां जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। इस जलजले ने तुर्की को हिलाकर रख दिया है। वहां के हालात काफी खराब हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की को मदद की पेशकश की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर तुर्की में भीषण भूकंप के कारण जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, तुर्की में भूकंप के कारण हुए जानमाल के नुकसान के कारण गहरा दुख है। पीड़ित परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है और उसे इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद को तैयार है। पीएम कार्यालय की अगुवाई में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में तुर्की को मदद पहुंचाने का फैसला लिया गया है। तुर्की सरकार के समन्वय से राहत सामग्री के साथ एनडीआरएफ और चिकित्सा दलों को भेजने की तैयारी की जा रही है। स्पेशल रेस्क्यू टीम में प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और साथ ही जरूरी उपकरणों के साथ 100 कर्मी वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ आवश्यक दवाओं के साथ प्रशिक्षित डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के साथ मेडिकल टीमें भी रवाना होंगी। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर बाकी के मुद्दे, हमेशा से भारत का विरोध करते रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया के हर मंच पर वसुदेव कुटुंबकम की बात करता रहा है। और भले ही तुर्की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के साथ और भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, लेकिन भारत ने उसे मदद की पेशकश करके अपनी नीति दिखाई है। और सिर्फ तुर्की ही नहीं, नेपाल जो भारत का पौराणिक मित्र रहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी ने कोरोना काल में नेपाल की आगे बढ़कर मदद की और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी मतों से एक बार फिर केंद्र पर राज करने के लिए बीजेपी तैयार है। बिहार में जारी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ जहां महागठबंधन वाली सरकार में दरार नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती सुर छेड़ दिए हैं और सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह भी नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं और अब कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। अब कांग्रेस में नीतीश और तेजस्वी को आंख दिखा रही है। ऐसे में इस बेमेल गठबंधन की गाड़ी कब तक चलेगी, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया। कांग्रेस चाहती है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो और उनकी हिस्सेदारी बढ़े, लेकिन नीतीश और तेजस्वी मंत्रिमंडल विस्तार से भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उन विधायकों की नाराजगी बढ़ सकती है जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी। हालांकि कांग्रेस जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शिवहर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी बात भी हुई थी। मधुबनी की सभा के दौरान उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस कोटे से और मंत्री बनाए जाएंगे। अब जिसको जो लगे वो बोल सकता है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा कि डिप्टी सीएम का मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री का अधिकार है। मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे अपने मंत्रिमंडल में रख सकते हैं और जिसे नहीं चाहेंगे नहीं रखेंगे। सभी को पता है कि कांग्रेस के 19 विधायक और 4 एमएलसी हैं। दूसरी पार्टियों में जो मंत्रिमंडल हैं, उनकी विधायकों की संख्या 3 से 4 है। इसके अनुसार कांग्रेस के 4 मंत्री पद बनते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मुख्यमंत्री से बोल चुका हूं। उन्होंने इस पर सहमति भी जताई है। तो अब जेडीयू और आरजेडी के बाद अब कांग्रेस के बगावती सुर छेड़ दिए हैं। महागठबंधन की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। सीएम नीतीश कुमार अब कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के। कांग्रेस के इस बगावती सुर को देखकर यही लगता है कि बिहार में फिर एक बार कोई बड़ा खेला होने वाला है। त्रिपुरा, जो भाजपा के लिए उसका पूर्वोत्तर का द्वार माना जाता है, वहां अपना सियासी वर्चस्व कायम रखने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति पूरी कर ली है। कांग्रेस वाम मौका परस्त गठबंधन, जो कई दशकों तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, प्रदेश में उसके हर प्लान को नेस्तनाबूद करने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। आखिर क्या है भाजपा की त्रिपुरा के लिए रणनीति, जिससे विपक्षी धूल धर्षित हो जाएंगे? क्या है प्लान भाजपा का, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए।
त्रिपुरा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही बीजेपी ने शनिवार को अपने स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा कर दी। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े भाजपा नेताओं की एक स्टार कास्ट है, जिनके प्रचार के आखिरी दिन 13 फरवरी 2023 को राज्य का दौरा करने की संभावना है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 2 मार्च 2023 को आएंगे। अगरतला में बीजेपी के राज्य मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि पीएम मोदी के पश्चिम त्रिपुरा और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में रैलियों को संबोधित करने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से राज्य का दौरा करने वाले। भाजपा ने लेफ्ट के चुनाव घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष जानता है कि वो सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए छटनी किए गए 10,323 स्कूल शिक्षकों को नौकरी देने जैसे असंभव वादे कर रहे हैं। फिलहाल ना तो भाजपा और ना ही उसके गठबंधन सहयोगी आईपीएफटी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र की घोषणा की है। इस मुद्दे पर नबेंदु भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी सूत्र ने कहा कि जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू, अर्जुन मुंडा और स्मृति ईरानी जैसे स्टार प्रचारकों के साथ फिर से त्रिपुरा आएंगे, जबकि अन्य प्रमुख प्रचारक जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मणिपुर के सीएम एम बीरेन्द्र सिंह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अभिनेता हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, मनोज तिवारी, हेमंत बिस्वा शर्मा भी पार्टी के चुनावी अभियान के लिए पहुंचेंगे। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक जमाने में कांग्रेस और राहुल गांधी के प्यारे दुलारे और 10 जनपद के सबसे करीब नेताओं में शुमार रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब भगवा में हो चुके हैं। बीजेपी में जाने के बाद से ही वो कांग्रेस को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। वो राहुल गांधी को भी आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सिंधिया इन दिनों घूम घूम कर राहुल गांधी और कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं और कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं। इस बार भी सिंधिया ने अपने पुराने मित्र राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी नहीं जोड़ पाए वो अटूट भारत को जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि जो अपने आप को जोड़ने में सक्षम नहीं वो भारत को क्या जोड़ेंगे। जहां जहां ये यात्रा निकली, राज्य के नेता यात्रा में शामिल हुए, लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद सभी नेता बिखर गए। सिंधिया के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई हो गया है। सिंधिया ने कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ को नमूना तक कह दिया। दरअसल कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़, ग्वालियर, चंबल में रैली करने पहुंचे थे संत रविदास जयंती के मौके पर, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर करारा पलटवार किया। सिंधिया ने कमलनाथ को 15 महीने की सरकार का नमूना कहकर तंज कसा। वहीं सिंधिया ने दिग्विजय सिंह को समाज बांटने वाला तक कह दिया। सिंधिया ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बीच में 15 महीने की सरकार आई थी। सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं कि जो कार्य शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं और जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं, आपके आशीर्वाद से सदैव ही अतिथि रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी। 2018 में मध्य प्रदेश चुनाव में सारी मेहनत सिंधिया ने की थी और जब तवज्जो देने की बारी आई तो राजनीतिक मलाई 10 जनपद के चाटुकार चाट गए थे। यही कांग्रेस की नीति रही है, जिसके कारण कांग्रेस आज एक एक सीट पाने के लिए तरस रही है और भारत जोड़ो यात्रा निकालकर खोई हुई सियासी जमीन तलाश रही है। लेकिन पार्टी के नेता ऐसे ही इस्तीफा देकर दूसरे दलों का दामन थामते रहे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली में एक बार फिर वही हुआ है जिसका डर था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी आम आदमी पार्टी का लालच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मेयर चुनाव को लेकर बार बार हंगामा करना आम आदमी पार्टी की ओछी राजनीति साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर सोमवार को हुई सदन की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही। एक बार फिर हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई। इससे पहले बैठक शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार देने का आदेश दिया। साथ ही तीनों चुनावों यानी कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्य एक साथ कराने के आदेश दिए गए, जिस पर आम आदमी पार्टी ने लिखित और मौखिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। इसके बाद बीजेपी पार्षद शिखा राय ने आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी की कोर्ट से सजा होने की बात कहकर सदन से बाहर करने की मांग की, जिसके बाद पार्षदों ने हंगामा किया तो सदन की बैठक स्थगित कर दी गई। सवाल है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत तो है, लेकिन फिर भी ये हंगामा क्यों हो रहा है?
इसके साथ ही एमसीडी की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पार्षदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उनके 10 पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने 10 पार्षदों को 1 करोड़ रुपए से लेकर मनमाफिक पद तक प्रलोभन दिया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक पर ये आरोप लगाए। आपको बता दें कि मेयर चुनाव कराने की तीसरी कोशिश भी ये फेल हुई है। सबसे पहले 6 जनवरी को हुई बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने एलजी द्वारा मनोनीत सदस्यों को सबसे पहले शपथ दिलाने पर विरोध जताया था। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि बैठक स्थगित हो गई थी। इसके बाद 24 जनवरी को हुई बैठक में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षदों ने नोकझोंक के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। सदन की तीसरी बैठक 6 फरवरी यानी आज हुई थी, लेकिन तीसरी बार हंगामे की वजह से भी मेयर का चुनाव टल गया। हालांकि हंगामे और किसी भी तरह की स्थिति पर नियंत्रण के लिए दिल्ली पुलिस एक साथ अर्धसैनिक बल भी वहां पर तैनात थे और वहीं सदन के भीतर भी पर्याप्त संख्या में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और कमांडो तैनात थे। सवाल है कि आम आदमी पार्टी को क्या अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है, जो वो क्यों बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और कितना नीचे गिरेगी? राजनीति करने के चक्कर में आप अपने आप को खत्म करने की कगार पर हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।